You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के वेरी स्पेशल एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फयाज वलाना आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, 14 अगस्त की आमद है और मेरी ख्वाहिश और कोशिश थी कि मैं 14 अगस्त के हवाले से इतना दिलचस्प प्रोग्राम करूं कि जो आपके लिए, मेरे लिए और मेरे मौजूद मेहमान के लिए एक यादगार प्रोग्राम रहे। इस यादगार प्रोग्राम के लिए कुर्रा फ़ाल निकला हमारे कौंसल जनरल ब्राय टोरंटो अब्दुल हमीद साहब के नाम। अब्दुल हमीद साहब एक कैरियर ऑफिसर हैं। कैरियर ऑफिसर सीएसएस करने से पहले इनका तारुफ कराता चलूं, इनका ताल्लुक जिला चिन्योट पंजाब से है। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफए किया, बीए किया सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर में, और फिर मास्टर इन्होंने फिलॉसफी में किया। इनसे ये भी पूछेंगे कि ये फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते वो इसमें फॉरेन सर्विस में कैसे आ गए। 1996 में 24th कॉमन में ये थे, सिविल सर्विस एकेडमी में सीएसएस करने के बाद फॉरेन सर्विस ग्रुप इन्हें अलॉट हुआ। ऑब्वियसली बहुत शाइनिंग स्टूडेंट थे, बहुत लायक थे, इसीलिए ये टॉप ग्रुप्स में आए। वहां से सिविल सर्विस करने के बाद इनकी जो इब्तदाई पोस्टिंग इनको मिली, इन्हें एक पहली पोस्टिंग मॉस्को रशिया में मिली। उसके बाद ये न्यू दिल्ली में एज अताशी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स रहे 6 साल, और वो बड़े सेंसिटिव टाइम था जब ये इंडिया में रहे। उस पे भी इनसे बात करेंगे, क्योंकि जब अभिनंदन का वाकया हुआ था तो उस वक्त ये न्यू दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में अताशी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां उस वक्त कितनी टेंशन्स दोनों तरफ माउंट हो चुकी थी, और उस सिचुएशन में इनके कोई यादगार वाकयात और क्या किस्से कहानियां वो भी इनसे सुनेंगे। रशिया में रहे, रशिया आजकल राइज पे है, रशिया के हवाले से टाइम मिला तो उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे ज्यादा अहम ये बात है कि ये फ्लेचर स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी, अमेरिका की मैसाचुसेट स्टेट में फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी है, वहां से इन्होंने मास्टर किया। और उसके बाद ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ डिप्लोमेसी में रिसर्च एसोसिएट रहे 1 साल। मास्टर तो इन्होंने फ्लेचर स्कूल से किया, लेकिन जब ये रिसर्च एसोसिएट थे तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे काम कर रहे थे। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट इनकी एक्सपर्टीज, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे एक्सपर्टीज की वजह से शायद ये इंडिया भेजे गए, और वहां से फिर ये कश्मीर इशू या पाकिस्तान और इंडिया के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके हवाले से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इनकी खिदमात के अतराफ में इन्हें प्रमोशन से प्रमोशन मिलती गई, और फिर हम टोरंटो वालों के नसीब खुले कि ये ज़हीन, मतीन और एक मोतदिल मिजाज, डाउन टू अर्थ, एक शरीफुन नफ्स अफसर हमें टोरंटो में दस्तयाब हो गए। ये 5 जनवरी 2020 को टोरंटो पहुंचे, लेकिन इनके पहुंचने की देर थी कि 12 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपने घर के बाहर निकल के एक स्पीच की, और वो स्पीच वाज ऑल अबाउट कोविड। तो 12 मार्च 2020 से लेकर ऑलमोस्ट मार्च, अप्रैल, मई 2022 तक कोविड के साए रहे। इस दौरान ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस थी, बाहर निकल नहीं सकते थे, लोगों से मिल नहीं सकते थे, इनके ऑफिसेज में उस तरह लोग विजिट नहीं कर सकते थे। अगर बाद में थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस कम हुई तो फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये सारे 2 साल ऑलमोस्ट अब्दुल हमीद साहब उस तरह हमें दस्तयाब ना हो सके जिस तरह इनसे पहले वाले कौंसल जनरल साहिबान यहाँ दस्तयाब होते थे, या जिस तरह ये हमें सर्व करना चाहते थे। और उसका सबूत ये है कि जो ही ये रिस्ट्रिक्शंस कम हुई, उसके बाद आपने, मैंने, हम सब ने देखा कि शायद ही हमारे ओंटारियो में कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसी कम्युनिटी गैदरिंग थी जिसमें अब्दुल हमीद साहब को दावत दी गई हो और अब्दुल हमीद साहब पहुंचे ना हो। अभी भी इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में हमारा शाम को प्रोग्राम था 7 बजे का, करते करते अभी रात के 11, साढ़े 11 बज गए हैं, क्योंकि ये 3 इवेंट्स आज भी कवर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और इनका खसूसी शुक्रिया कि सारा दिन इतनी लंबी काम करने के बाद, एक हेक्टिक रूटीन के बाद इन्होंने मेरी ये दावत कबूल की। और मैं भाभी का भी खसूसी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी अपने पर्सनल टाइम में से इन्हें टाइम दिया, इन्होंने अलाउ किया कि जाएं आप जो है आवाज पे अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दें। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब। बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त मुझे लेने का, और आई हैव बीन रियली अप्रिशिएटिव ऑफ योर इंटरव्यूज, क्योंकि आप बड़े होमवर्क करके काम करते हैं और आपसे बात करके हमेशा बड़ा मजा आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई होप कि आपका, मेरा बड़े टाइम से मैं इंटरव्यू का प्लान कर रहा था, लेकिन शायद यही नसीब में था कि आपका अलविदाई इंटरव्यू होना था। उससे पहले होता तो शायद आपको थोड़ा सा गिला होता, जिस तरह बाकी मेरे लोगों को गिला होता है कि आप सख्त सवाल करते हैं। आज मैं आपसे कोई सख्त सवाल नहीं करूंगा, लेकिन
ऐसी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू मैं जरूर करना चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ जिससे हमारा प्रोग्राम देखने वालों को इंफॉर्मेशन मिले ज्यादा से ज्यादा और उनकी रहनुमाई हो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, एज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एज एन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप डिप्लोमेटिक सर्विस पे यहाँ आते हैं, लेकिन आप हमारी कम्युनिटी के एक फादरली फिगर हैं, एक बड़े भाई के तौर पर, एक हमदर्द के तौर पर भी यहाँ दस्तयाब हैं हमें हर वक्त। तो आपकी जो एक खास एंगल से आप देख रहे होते हैं चीजों को, हम एज ए जर्नलिस्ट या एक आम आदमी या एक कारोबारी आदमी या एक यहाँ जो डुअल नेशनल है, वो उसके अपनी जिंदगी के और बड़े मसाइल होते हैं, वो चीजों को शायद जिस एंगल से देख रहे होते हैं उन्हें प्रॉपर चीजें नजर नहीं आ रही होती या समझ नहीं आ रही होती। लेकिन आपका तो काम ही यही है टू सर्व ऑल ऑफ अस। तो आप बेहतर अंदाज में और स्पेशली अपना टेन्योर पूरा करने के बाद अब आप जा रहे हैं और जहाँ भी आप जो है एनडीयू के कोर्स के लिए जा रहे हैं, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। होपफुली आप दोबारा यहाँ हमारे हाई कमिश्नर बन के आएंगे और वी विल वेट फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि ये एमए फिलॉसफी करने के बाद आप इधर फॉरेन सर्विस ग्रुप क्यों आपने ऑप्ट किया? आप कहीं और भी जा सकते थे, डीएमजी ग्रुप में या पुलिस सर्विस में या और कोई किसी में इंफॉर्मेशन ग्रुप में, लेकिन फिलॉसफी का डिप्लोमेसी का कोई ताल्लुक बनता है? बाद में कोई समझ लगी आपको कि है वाकई ताल्लुक इसका कोई? मेरा ख्याल है कि फिलॉसफी जो है, जो एक चीज कल्टीवेट करती है अपने स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी में, जो भी उसके रीडर्स होते हैं, वो एक रैशनल एटीट्यूड है। जी। और शायद पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिसी में जी। और जो लोग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है सारे तरक्की पजीर मुल्कों में और खासतौर पे पाकिस्तान में, वो रैशनल एटीट्यूड है कि हर तरह के दूसरे फीलिंग्स के और तसुबात के और इस तरह के जो सिर्फ अक्ल के ताबे रहकर पॉलिसी चलाई जाए और पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाए। और वो ये एटलीस्ट ये ट्रेनिंग खासतौर पे दो जो फिलॉसफी के ब्रांचेस हैं, वो बहुत हेल्प किया उन्होंने मुझे अपने सारे करियर में। एक लॉजिक और दूसरी एथिक्स। क्योंकि अगर आप फिलॉसफी तफसील से पढ़ें तो आपको जरूर एक मंतिक पढ़नी पड़ती है और आपको नहीं पड़ती। तो इन दो, क्योंकि एक मजमून आपको ये सिखाता है कि सच्चाई क्या है, करेक्टनेस क्या है, दुरुस्त आर्गुमेंट की दुरुस्तगी क्या है, और दूसरा ये समझाता है कि क्या है और उस किस तरह हासिल किया जाए, चूंकि ये एथिक्स का सब्जेक्ट है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इन दो मज़ामीन ने मुझे खास तौर पे इक्विप्ड किया अच्छा सिविल सर्वेंट की कोशिश करूंगा। जी नाज़रीन कराम, मैं आपको ये भी बताऊं कि रशिया, इंडिया और यहाँ टोरंटो में खिदमत सरअंजाम देने के अलावा अब्दुल हमीद साहब अमेरिका में भी 5 साल रहे और वहाँ यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट हमारा मिशन है फॉर यूनाइटेड नेशन, उसमें ये खिदमत सरअंजाम देते रहे। अब्दुल हमीद साहब, रशिया में आपने पाकिस्तानियों से इंटरेक्शन आपका रहा, आपका इंटरेक्शन इंडिया में वहाँ थोड़ी तादाद में पाकिस्तानी है लेकिन है, उसका आपका रहा। फिर अमेरिका में आपका पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्शन डायरेक्ट तो नहीं था लेकिन इनडायरेक्ट रहा होगा, ज़ाहिर है आपके यूएन के और अपने हमारे वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी के जॉइंट इवेंट्स होते रहते हैं, तो लोगों से आपका मिलना मिलाना। अब आप टोरंटो में भी आए, आपने टोरंटो में रहने वाली हमारी कम्युनिटी को डिफरेंट पाया उन 3 पिछले आपके प्रीवियस इंटरेक्शन से, या ये ऐसे ही हैं सारे ओवरसीज पाकिस्तानी एक जैसे ही होते हैं? टोरंटो वाले कोई डिफरेंट हैं या नहीं है? मेरा ख्याल है कि मेरा इन डेप्थ जो कम्युनिटी से इंटरेक्शन हुआ वो हुआ ही टोरंटो में, क्योंकि रूस में ज्यादा पाकिस्तानी नहीं है और जहाँ पे, और फिर खास तौर पे वो कंसंट्रेटेड नहीं है किसी एक खास इलाके में। ठीक है, स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड है। रशिया इतने ज्यादा टाइम जोन्स का मुल्क है, तो मुझे ये 2000 की बात है, आज से 22 साल पहले की, कि मैं वहाँ पे वीजे के लिए काम जब कभी करता था तो कोई बच्चा आता था स्टूडेंट वहां से, तो वो कहता था कि मैं 22 घंटे की रेल का सफर करके आया हूँ। ओह माय गॉड।
अच्छा। तो क्योंकि रशिया इतना बड़ा मुल्क है और जी। उसमें जो चंद सौ पाकिस्तानी थे वो बिखरे हुए थे। वो हम्म। किसी एक जगह पे सारे नहीं रह रहे थे। हम्म। और इस वजह से वहाँ पे जो पाकिस्तानी एक्सपैट्रियट्स का जो एक मिजाज बनता था वो काफ़ी मुख्तलिफ था। जी। इस तरह जो हिंदुस्तान में ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं हैं जी। एज़ सच और जो जो न्यूयॉर्क में है उसमें पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की जो न्यूयॉर्क में है उसकी अलहदा ज़िम्मेदारी थी कम्युनिटी के जी। साथ इंटरैक्ट करने। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि कभी-कभार हमें मौका मिल जाता था, हम लोग जो अक़वाम मुत्तहिदा में काम करते थे, जी। पाकिस्तान के परमानेंट मिशन टू यूएन में, हमें भी मौका मिल जाता था उनसे इंटरैक्ट करने का और उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती थी जो टोरंटो में हमारी कम्युनिटी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टोरंटो की कम्युनिटी बड़ी डायनामिक है, बड़ी वाइब्रेंट है और बड़ी मुहिब्बुल वतन भी है। और ये एक बड़ा मैं आप एक प्रिविलेज फ़ील करता हूँ कि मैंने इतनी वाइब्रेंट कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट किया, उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की पिछले 3 साल में। अच्छा, आपको बहुत अफ़सोस फ़ील होता होगा कि आप ऑलमोस्ट 2 साल आपके कोविड की नज़र हो गए। कोविड का जो टाइम था वो आपने किस तरह गुज़ारा? आप किस तरह लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन करते रहे? लोगों की कॉल्स आती होंगी, ऑनलाइन सर्विसेज़ देते रहे, वो किस तरह पीरियड गुज़रा दरमियान में आपका? जी। मेरा ख़्याल है कि कोविड जो है ना वो ख़ास तौर पे जब पहले आया तो हम सारे लोग बहुत डरे हुए थे। जब मैं मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ जी। कि ये कोई स्पेनिश फ्लू की तरह का तारीख का इस सदी का बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और जी। हम पता नहीं सारे लोग जो हैं वो इनमें से हम इससे कितने सर्वाइव कर पाएँगे इससे। शुरू जी। में हम सारे लोग उससे इतने डरे हुए थे और उसके नतीजे में दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतों ने जिनमें कनाडा और पाकिस्तान की हुकूमत भी थी, हमने ज़बरदस्त पाबंदियाँ आयद की और उससे नताइज भी हासिल किए कि कुछ कंटेन और कंट्रोल भी किया। हुँ, हुँ। तो वो पीरियड बड़ा मुश्किल था। उसमें जो पहली जो हमारी ख़्वाहिश थी वो ये थी कि किसी तरह हमारा जो दफ़्तर है वो बंद ना हो, ओके। कि हमारी सर्विसेज़ किसी तरह डिसकंटिन्यू ना हो। हुँ, तो हुँ। उसमें हमने इनको एसेंशियल सर्विसेज़ करार दिलवाया और उसमें एसेंशियल सर्विसेज़ का हमारा मेन जो एम्फसिस ये था कि ये कोविड है, एक जी। इतनी आलमी वबा है और उसमें अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ लोग विज़िट पे आए चाहें हुए हैं, स्टक हो गए हैं। हाँ, या हमें डेड बॉडीज़ भेजनी है। तो जी। आप कैसे कह सकते हैं कि भई ये इतना काम है और हम किसी वजह से आप हमारा दफ़्तर बंद कर दें। जी। दूसरी वजह हमारे लिए ये चैलेंज था कि हम वहाँ अपने ऑफ़िस में इस तरह वबा ना फैलने दें कि वहाँ पे बंद हो जी, जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी एक। तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा उसमें प्रोफ़ेशनलिज़्म की ज़रूरत थी और बहुत मुश्किल था जब हमने वहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया। जी। अपॉइंटमेंट सिस्टम जब शुरू किया तो मुझे बहुत डराया गया कि कम्युनिटी जो है वो तो बड़ी स्पॉन्टेनियस एक्शन पे बिलीव करती है और अपॉइंटमेंट के लिए तो जो है वो आपको रेगुलेट करना पड़ेगा उन्हें और वो आपसे नाराज़ हो जाएँगे जी। कि जब वो आते हैं और आप उन्हें सर्विस नहीं देते या कहते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है, तो वो नाराज़ होंगे। लेकिन कुछ एक्चुअली है नाराज़ हुए भी प्रैक्टिकली? नहीं, इतने ज़्यादा नहीं हुए बल्कि मेरे लिए सरप्राइज़ यही था कि बहुत खुश हुए। अच्छा। क्योंकि जब वो पहले अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं था, तो वो 7 दिन की छुट्टी लेकर आते थे जी, और फिर वो 4-5 घंटे में सर्विस ले पाते थे। बिल्कुल सही। और वो अपॉइंटमेंट सिस्टम बना वो उनका काम जो है 20-25 मिनट आधे घंटे में हो जाता था। बिल्कुल, अगर तो किसी की 11 वो बजे की अपॉइंटमेंट है तो 11:30 पे दे वर आउट ऑफ योर काउंसलेट। आउट ऑफ कॉन्सुलेट और चार्जेस फिर वो बैठने की ज़रूरत नहीं थी उन्हें। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने दफ्तर में वापस जा सकते थे, अपने बॉसेस को कह सकते थे कि मैं शॉर्ट मुझे सिर्फ ब्रेक शॉर्ट ब्रेक शॉर्ट लेके आ सकते थे। ठीक। जी। तो इससे वो बहुत खुश हुए लोग जी। कि ये तो अच्छा है कि हमें इसको थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी किया कि जो कुछ बुज़ुर्ग हैं जिन्हें जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं हैं और अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते और वो वॉक इन करना चाहते हैं, तो हम उनको थोड़ा-सा इंटरव्यू करके फिर आने देते थे।
ठीक है। कि भाई कोई, या अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो बाद में शायद हम इस पे मजीद बात करें कि विंडसर से आए हैं, विच मीन्स जी, कि 4 घंटे की ड्राइव करके आए हैं, तो बिल्कुल। वो अपनी अगर अपॉइंटमेंट में कोई नीचे ऊपर कोई बात हो गई है तो हम उसको भी इग्नोर करते थे कि वो जी। वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ अपॉइंटमेंट विद अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी। और उस हुँ, वजह से ही जो पहली अचीवमेंट है इस सारे पीरियड की वो ये है कि हमारे साथ ओंटारियो सर्विस 7 सी दफ्तर है हमारे कॉन्सुलेट के, वो जी, 3 हफ्ते बंद रहा इन इन 2.25 सालों में। जी। हमारा दफ्तर एक दिन भी बंद नहीं हुआ। अच्छा, तो ठीक। और हमने उसको इस तरह मैनेज किया अपॉइंटमेंट सिस्टम के साथ। एक टाइम पे मुझे ये कहा गया कि अगर 2 बंदे किसी भी ऑफिस में बीमार हो जाएँ तो दफ्तर हेल्थ के उसूलों के मुताबिक बंद करना चाहिए। जी, तो क्या करेंगे? फिर हमने 2 टीम्स बना दी कि अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो 2 दिन आया करेंगे मंडे और थर्सडे को, और बाकी लोग जो हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आएँगे, जी, ताकि अगर एक टीम बीमार हो जाए तो ऑफिस बंद ना हो। बिल्कुल सही। लेकिन कोई एक टीम भी नहीं बीमार हुई। असल बात जो उसमें थी कि बयक वक़्त 2 लोगों को नहीं लगा कोविड हमारे यहाँ, ठीक, कि हमें दफ्तर बंद करना पड़ता। बिल्कुल सही। और पहली अचीवमेंट तो ये थी। दूसरा ये कि इट इट प्रूव्ड टू बी काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ एज़ वेल। हुँ, हुँ। ये हमने अ, कुछ वेबिनार्स का सिलसिला शुरू किया। जी, हमने कल्चरल सतह पे अल्लामा इकबाल पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाएँ। बिल्कुल। उसका वो सब कुछ पॉसिबल नहीं होना था। वो वेबिनार मिसाल के तौर पे जो हमारा टेक्सटाइल पे या बिल्कुल। फूड एक्सपोर्ट्स पे या लेदर एक्सपोर्ट्स पे या मैं आईटी आपसे एक्सपोर्ट्स पे। मैं आपसे पूछना चाहता था, आप पर्टिकुलरली मुझे हमारे नाज़रीन को बता दें कि आपने कितने वेबिनार कराए इस सिलसिले के? माशाल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला था आपका। आपने तकरीबन सब्जेक्ट वाइज़ हर टॉपिक को टच किया। कितने वेबिनार आपने कराए? जो मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में हुए ना, मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान कनाडा ट्रेड पे हुए, जी, वो होंगे तकरीबन 10-12। अच्छा। ठीक है, फिर कुछ टूरिज़्म पे हुए, फिर एजुकेशन पे 2 हुए, हुँ, हुँ। फिर अ, ओ अ, इकबाल पे हुए, 2 कॉन्फ्रेंसेज़ हुई, तो वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में हुए। और ठीक, उनमें जो सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ वो जो ट्रेड के एरिया में हुए उनसे, डायरेक्टली वो उनका चूँकि ट्रेड एक ऐसा एरिया है कि उसमें परफ़ॉर्मेंस मेज़र की जा सकती है। ट्रेड या बढ़ती है या कम होती है हर साल के बाद जब डेटा आता है। हुँ, तो हुँ, हुँ। इसलिए हम उसको मेज़र कर सकते हैं, गेज कर सकते हैं। जी, तो हमारी ट्रेड जो है पिछले साल जो है वो अ, जी 29% बढ़ी है। 1 साल में। जी। अ, ये जो आखिरी साल है ना, 20 जुलाई 21 टू जून 22, हुँ, हुँ। इसमें पिछले साल के मुकाबले में। तो ये जो बढ़ी है ट्रेड, ये खुद ब खुद नहीं हुआ। हालाँकि कोविड की वजह से अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड ट्रेड जो है डैम्पन हुई है, कम हुई है। लेकिन पाकिस्तान की तो वर्ल्ड वाइड ही बड़ी है और क्या इसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीईज़ वगैरह का कोई बिज़नेस था या और किसी टेक्सटाइल का या राइस का या मैंगो का या लेदर का किसी और शोबे का ये आपकी इंक्रीज़ है? नहीं, ये मैं आपको पाकिस्तान पहली 10 बड़ी एक्सपोर्ट्स है उनका जी, जी। बता देता हूँ कि निटेड क्लॉथिंग है, उसमें मेड अप टेक्सटाइल आर्टिकल्स हैं, लेदर है, सैडलरी एंड हार्नेस है, ट्रैवल गुड्स हैं, हुँ, हैंड हुँ। बैग्स एंड कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक्स आर्टिकल्स हैं, सीरियल्स आते हैं पाकिस्तान से, अच्छा, आयरन एंड स्टील है, और कॉटन yarn, कॉटन फैब्रिक्स है। ये पहली 10 हैं, और इनमें ठीक। भी यही है कि अगर आप इस तरह देखें कि निटेड क्लॉथिंग 76% है, मेड अप टेक्सटाइल 17% है, वूवन क्लॉथिंग 14% है, लेदर और दूसरी चीजें 12% इस तरह की, प्लास्टिक जो है 9.5% है, हुँ, हुँ। सीरियल 8% है। मिसाल के तौर पे अब आपकी बातों से ये लगता था जैसे मैंगोज़ और राइस जो हैं, ये भी हम वो उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा आइटम्स में ऊपर हों, लेकिन है। जी, एक्चुअली वो जो पहले 10 में नहीं है। ठीक। जो जो चीज़ें इधर से आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। जी और असल बात ये हुई कि उससे हमें एक डायलॉग दोनों मुल्कों में शुरू करने का मौका मिला। इन हर वेबिनार में हम ये करते थे कि जो बेस्ट लोग पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स यहाँ पे खरीद रहे हैं जी या यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, उनको लिया जाए, और जो लोग पाकिस्तान से भेज रहे हैं या वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो आइटम्स, ठीक उनको है, भेज। तो बिल्कुल उससे हमें यहाँ वाले लोग बताते थे कि कैनेडियन मार्केट में क्या इश्यूज हैं। बिल्कुल अगर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो यहाँ की लोकल कंडीशंस ये हैं। जी और पाकिस्तानी बताते थे कि जब वो कनाडा में भेजते हैं तो उन्हें क्या मसाइल पेश आते हैं। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसमें वो ओपनली, मैं बहुत उसमें डेमोक्रेटिकली उसको कंडक्ट किया, मैं हमेशा खुद कंडक्ट करता था ठीक कि आप ये बताएं कि इसमें हम अपने आप को इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट सही, पॉलिसी का कौन सा हिस्सा इम्प्रूव किया जा सकता है। जी और वो लोग उसमें प्रपोजल्स देते थे। और उससे एक बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल है लोगों को तहरीक हुई कि ये जो इतनी बात हो रही है, और बिल्कुल उसको हमने ह्यूमिलिटी के साथ सारे लोगों को रिक्वेस्ट भी करते थे कि ये अपने ग्रुप्स में सोशल मीडिया में फैलाएं। बिल्कुल सही, तो ये जो कोविड का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होना है वो ये था कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर कैनेडियन इंपोर्टर के साथ ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस में इन डिबेट्स में कनेक्टेड उसने फील किया, और वो जो उनके मसाइल थे वो थ्रैश आउट करके सामने गए कि भाई ये मसाइल हैं, इनको ओवरकम करने की जरूरत है, इस तरह ओवरकम किया जाए। तो ये रूटीन में उस वक्त होता था जब वीजा मिलता था, जी जो एक्सपोर्टेड होते थे इधर आते थे, यही डिस्कशन होती थी इधर भी। लेकिन इस दफा उन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं थी, वो वहीं से बैठकर ये बात कर सकते थे। और ये जो इजाफा हुआ है पाकिस्तानी ट्रेड में, एक और बात मैं कर दूं, आप ठीक कह रहे थे कि सारी पाकिस्तानी ट्रेड में इजाफा हुआ है, सिर्फ कनाडा में नहीं। जी लेकिन इजाफा हुआ है वो 29% नहीं हुआ। जी जो बिल्कुल जो पाकिस्तान की ओवरऑल ट्रेड में इजाफा हुआ है वो इतना ज्यादा नहीं हुआ, कनाडा में ज्यादा। और ये इसके बावजूद हुआ है कि जो कंटेनर्स हैं उनकी प्राइस बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल सही, कि 2019 में मेरे चार्ज लेने से पहले जी कनाडा से अगर आप कंटेनर भेजते थे, पाकिस्तान से कनाडा भेजते थे कंटेनर कनाडा में, तो आपको तकरीबन $4-5,000 लगते थे। अब मुझे बताया गया है कि वो 20,000 लगते हैं वहां से। ओ माय गॉड। अच्छा, मैं आपको यहाँ ही रोकूंगा, अभी हम एक वक्फे पर चलेंगे और जब वक्फे से वापस आएंगे तो जी आपसे ये भी पूछेंगे कि ये कंटेनर की प्राइस 4,000 से 20,000 कैसे पहुंच गई, और जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपने इतने वेबिनार किए, आईटी की फील्ड में हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, या आईटी प्रोडक्ट्स या आईटी सर्विसेज के शोबे में हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में क्यों नहीं कामयाब हुए। स्टे विद अस, हाँ। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। You are watching eAwaaz TV, Voice of Community. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी। मैं हूं आपका मेजबान फयाज वलाना, और आज हमारे स्टूडियो में स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के कौंसल जनरल बराए टोरंटो जनाब अब्दुल हमीद साहब। अब्दुल हमीद साहब एक कैरियर ऑफिसर हैं, शानदार कैरियर इन्होंने गुजारा है। इससे पहले ये रशिया, अमेरिका और इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमीशंस और एम्बेसीज में खिदमत सर अंजाम देने के बाद टोरंटो आए हैं, और अब ये 13 अगस्त को अपना यहाँ टेन्योर मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस इनकी खिदमत वजारत खारजा इस्लामाबाद के हवाले कर दी गई हैं। और हमारी दुआ है और हमारी ख्वाहिश है कि इन जैसा मेहनती, डाउन टू अर्थ और मुस्तकिल मिजाजी से काम करने वाला बंदा वापस हमारे पास आए और किसी बड़े ओहदे पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बन के ऑटवा आए। हमारी ख्वाहिशात इनके लिए ये हैं, क्योंकि इनका यहाँ क्याम हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ इतना अच्छा रहा कि ये एक हर दिल अजीज शख्सियत बनकर उभरे हैं। जी अब्दुल हमीद साहब, हम बात कर रहे थे वक्फे पे जाने से पहले एक्सपोर्ट्स की। तो एक्सपोर्ट्स में एक पाकिस्तान में हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश भी है कि अगर हम कहते हैं कि 60 to 67% हमारी यूथ है पाकिस्तान की इस वक्त अगर पॉपुलेशन में, तो हम उस यूथ का बेस्ट इस्तेमाल तो आईटी प्रोडक्ट्स या आईटी सर्विसेज में कर सकते हैं। आईटी में एक थोड़ा सा लगता है कि रुझान पाकिस्तान में बन गया है, और आईटी में वाकई ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो यहाँ कनाडा में, टोरंटो में, इधर भी कुछ हमारे नंबर्स बढ़े हैं या नहीं?
ये इधर भी नंबर्स बढ़े हैं लेकिन उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए थे। और वजह क्या थी? उसकी उसकी मेन वजह शायद ये है कि कैनेडियन जो इंपोर्टर्स हैं, वो बड़े कंज़र्वेटिव हैं। ठीक है। हमारे जिन लोगों ने अपने बैक ऑफिसेज़ पाकिस्तान में खोले और पाकिस्तानी यूथ को यूटिलाइज़ जी, किया उनकी सर्विसेज़, वो जी, वही लोग थे जो पाकिस्तान ओरिजिन इंपोर्टर कैनेडियन इंपोर्टर थे। ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पे जहाँ अली साहब हैं, जी, सैकड़ों लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखी है अपनी इसी कंपनी की वजह से। इसी तरह जी। और भी 1-2 कंपनीज़ हैं जो हुँ, कर रही हैं। लेकिन जो मेनस्ट्रीम कैनेडियंस हैं, उनको अभी ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा भला रेवोल्यूशन आ चुका है आईटी जी, की फील्ड में। बिल्कुल। और और पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स में और हुँ, हुँ, उसके लिए हमने कोशिश की कि उसको शोकेस किया जाए। एक हमने वेबिनार इस पे करवाया जिसमें कैनेडियन जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हुँ, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ा, उनको हुँ, एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करवाया। हुँ, हुँ, फिर रिसेंटली कनाडा में कोलिजन नाम की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। जी, उसमें वो टोरंटो शहर के मेयर जॉन टोरी ने होस्ट किया उसको और जी। उसमें भी हमने पाकिस्तान से 15 कंपनियों को दावत दी और उन्होंने आके अपना पोटेंशियल यहाँ पे एग्ज़िबिट किया आप जितनी कि कंपनीज़ को सॉरी आप जितनी कंपनीज़ को बुलाना चाहते थे उस स्टार्टअप्स कॉन्फ्रेंस या सेमिनार या गैदरिंग या फेयर जो भी हुआ था, सीएनई में शायद हुआ था, बहुत बड़ा एक हुआ था पिछले साल स्टार्टअप्स का। उसमें आप जितनी कंपनीज़ को बुलाना चाहते थे, इतनी कंपनीज़ के वीज़े लग गए थे या कम तादाद में लगे थे? नहीं, वीज़े कम तादाद में लगे थे। हमारे यहाँ सिर्फ़ 15 कंपनियाँ आई थीं और कुछ लोगों के वीज़े जो हैं वो कॉन्फ्रेंस मुकम्मल होने के बाद लगे अच्छा, और कुछ लोगों के वीज़े नहीं भी लगे। इस ठीक है। तरह भी हुआ। तो उसमें उम, हमने ये देखा कि उस जो लोग प्लान कर रहे थे अपना विज़िट जिनके पहले लग गए वो लोग भी थे जिन्होंने ज़्यादा अच्छी तरह जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल 4 महीने पहले अप्लाई कर दी। ठीक है, टाइम फैक्टर है मेन कि जिसने कनाडा टाइम में किसी भी का कॉन्फ्रेंस कुछ में ऐसा भी था कि जी, और फिर ये भी था कि अथॉरिटीज़ के साथ भी हमने रेज़ किए अगर टाइम फैक्टर हो भी सही तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो आप होस्ट कर रहे हैं, हुँ, हुँ, उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनकी पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट किया जाए। ठीक और है। वो न सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के और बहुत बहुत मुल्कों से लोग जो हैं कोलिजन में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर सके जो अखबारों में रिपोर्ट भी हुआ। ठीक है। लेकिन जो लोग आए उनका विज़िट्स हमने ऑफ़ कोर्स वो 15 कंपनियाँ थी वो बाज़-औक़ात 140 मुल्कों से मेरे ख़्याल में 1.5 लाख के करीब पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे उस वक़्त टोरंटो में अच्छा, और अच्छा। उनका एक उस हाँ, वो एक बड़ा काम था सिर्फ़ हमारे 15 लोगों से। फिर हमने उसके लिए अलहदा ये किया कि जो उनसे रेलेवेंट लोग थे, उनको कॉन्सुलेट में 50-100 लोगों को बुला लिया उनके और अलग उनको करा वहाँ दी, ठीक। पे इंटरेक्शन करवा दिया और उससे दोनों साइड्स का जो फीडबैक था, वो यही था कि ये बहुत पॉज़िटिव है। पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर के एरिया में एक्सपोर्ट्स हैं, लेबर कॉस्ट वहाँ पे बहुत कम है हुँ, और ये अपॉर्चुनिटी और पाकिस्तानियों की भी जो ज़्यादा वहाँ पे ऑब्सेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ था क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट है। वहाँ हुँ, हुँ, पे वो आसानी फ़ील करते हैं जाते हुए। तो उनको भी पता चला कि कनाडा भी एक बहुत अच्छी और दिस इज़ ए फैक्ट कि अ, टोरंटो और मार्खम ये सालों में एक आईटी के हब के तौर पे इमर्ज हुए हैं बिल्कुल। और इस बात का पता जो है वो ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में नहीं था।
बिल्कुल सही। उधर पाकिस्तान में भी हमने इस बात का बताया कि सिलिकॉन वैली इज नॉट द ओनली प्लेस। काफी सारे लोग जो सिलिकॉन वैली में काम करते थे पिछले 10 सालों में वो टोरंटो में आके आबाद हो गए हैं। बिल्कुल। इसलिए यहाँ पे एक अलहदा वो इकोसिस्टम है जहाँ पे आप पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जो है आईटी से बढ़ा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि बढ़ाई जाए। इसका फायदा जो है अगले चंद सालों में जरूर होगा, क्योंकि जब इन लोगों के कनेक्शंस एस्टेब्लिश हो जाएंगे कंसुलेट और हम जैसे इदारे जो हैं वो उनकी उन्हें जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो इन एनी केस इलेक्ट्रॉनिक स्पेस पे कनेक्टेड होते हैं। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, मैं आप चूंकि अपना टेन्योर पूरा करके यहाँ से जा रहे हैं टोरंटो से, तो आपका जो वाइज वर्ड है वो हमारी ऑडियंस के लिए भी है और आपके जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी होगा। आप दो तरफा तिजारत के बढ़ाने के लिए, ट्रेड इम्बैलेंस जो हमारा है उसको बढ़ाने के लिए, उसको कम, ट्रेड गैप को कम करने के लिए आप हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में एक आम तस्वर है कि शायद हम 4 लाख हैं, 5 लाख हैं, 7 लाख हैं, जो भी हैं, लाखों में हैं, हम कह सकते हैं कि हम लाखों में पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं और वो वेल विशर हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, अपनी भी बेहतरी चाहते हैं, अपनी बैक होम फैमिली जो वहाँ है उनकी भी बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान की भी बेहतरी चाहते हैं। आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो कोई काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ और कनाडा और पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ हिस्सा डालना चाहते हैं, तो कौन-कौन सी 2-3 ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, जहाँ वो काम करें तो वो हो सकता है हम बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं? कुछ तो बड़ी वाज़ेह हैं कि उनमें जिनको अंग्रेजी में लो हैंगिंग फ्रूट कहते ठीक हैं। है। जी। जैसे उनमें आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त आईटी की लेबर की कॉस्ट है वो कंट्रीज के मुकाबले में भी कम है और उसमें खास तौर पे जो पाकिस्तानी है वो उस जो ट्रस्ट जनरल इंप्रेशन पाकिस्तान का उसको भी खत्म करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि ये जो पाकिस्तान का इमेज बनाया गया ये रियल नहीं। वो पाकिस्तान में जाके उन बच्चों को साथ कनेक्ट करके लेवल का उन्हें वर्कर बना सकते हैं और ये एक एरिया है जिसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें, खास तौर पे जो तो उन्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ज्यादा पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। इस एरिया में इतना रिस्क फैक्टर नहीं। अगर आप इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करें, बेशक प्रॉफिट कमाएं, दैट इज योर राइट, लेकिन असल बात यह है कि ये इस एरिया को चुने, पाकिस्तान के पास एक एज है, जैसा आपने भी फरमाया था कि पाकिस्तान इतना यूथ बल्ज है और पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है वो अंग्रेजी बोलती है और वो इस पोजीशन में है कि आईटी की एक्सपोर्ट्स में आईटी एक्सपोर्ट कर सके इस सेक्टर में। दूसरी जो एक और लो हैंगिंग फ्रूट भी है, जैसे यहाँ पे प्रीशियस स्टोन की अच्छी मार्केट ठीक है। हमारे केपी में बहुत प्रीशियस स्टोन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान। सिर्फ वहां पे गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे सिर्फ इशू ये है कि वहां पे प्रोसेसिंग जो है वो बहुत आला नहीं होती। ठीक है। और उस वजह से वो बाज़ औक़ात जर्मनी में जाकर प्रोसेसिंग होती है और फिर वहां से वो कनाडा आते हैं फिनिश्ड गुड के तौर पर। और उस फिनिशिंग और प्रोसेसिंग का जो अमल है उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन 8-10 गुना कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। तो एक एरिया है, ये लो हैंगिंग फ्रूट है कि इसमें बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं इन्वॉल्व, कोई मतलब ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं इन्वॉल्व कि आपको न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना पड़ता है, इसके लिए कोई बहुत आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ कॉमन सेंस के साथ अगर रेलेवेंट एक्सपर्ट को और खुद एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट के तहत
वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट की जाए और वहीं से ही प्रोसेस और पॉलिश करके सीधे कैनेडियन मार्केट में वही रिस्पॉन्स लाए जाए, तो वो हो गया। बड़ी जी। ह्यूज है। ये एक अहम एरिया है। फिर भी समझता हूँ कि जब हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी जो फूड एक्सपोर्ट्स हैं, वो उनका ज्यादा फोकस जो हमेशा एथनिक मार्केट पे रहता है ठीक है। और इसी वजह से वो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि एथनिक मार्केट इटसेल्फ जो है, अगर आप बंगालीज, इंडियंस और पाकिस्तानी सारे साउथ ईस्ट श्रीलंकन को भी शामिल भी कर लें, तो फिर भी वो कनाडा की छोटी सी पॉपुलेशन। आप सारे कोई ऐसे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं फूड में बेचते इधर जो सारे कैनेडियंस के लिए काबिल इस्तेमाल हो? लेकिन जैसे अब हमने कुछ अर्सा पहले देखा था कि पाकिस्तानी किन्नू जो है वो फूड बेसिक पे और इन मेन स्ट्रीम के स्टोर्स पे पाकिस्तानी किन्नू आम कैनेडियन के लिए भी दस्तयाब था। फिर हमारा राइस हमने 1-2 ब्रांड देखे, वो यहाँ फूड बेसिक पे, मेट्रो पे, कनाडा वाइड जो है वो तकरीबन हंड्रेड्स में उनके स्टोर हैं, वहाँ वो नज़र आया। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि राइस में, किन्नू में, फूड एंड वेजिटेबल में वो पॉसिबिलिटी मौजूद है। थोड़ा-सा उसमें इश्यू है कि हमारे जो फूड एंड वेजिटेबल वाले, फ्रूट्स वाले एक्सपोर्टर्स हैं, वो गल्फ को प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि वो फौरन क्विक है फौरन और जाता है वो। शेल्फ लाइफ भी बाज़ फ्रूट्स की कम होती है। तो जी। उस वजह से वो, और फिर वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है जिनका ये एक तरह का जो मार्केट है वो भी है। तो जी। उस वजह से वो थोड़े से घट हैं, जहाँ पे अब शेल्फ लाइफ के इश्यूज़ की वजह से और उन चीज़ों की वजह से। लेकिन जब भी पाकिस्तानी फ्रूट, ख़ास तौर पे मैंगोज़, किन्नूज़ आए हैं, यहाँ पे वो हमेशा बहुत मकबूल हुए हैं और उस पे ज़रूर काम होना चाहिए। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ और अभी इस दफ़ा हमने सारी जो पॉसिबल सारे पॉसिबल इंपोर्टर्स जो कनाडा में मौजूद हैं, उनको वैंकूवर में, ऑट्वा में, टोरंटो में, उनको पाकिस्तानी मैंगोज़ फ्री भेजे हैं, अच्छा, सैंपल्स के तौर। ज़बरदस्त। उसमें सारे कॉन्सल जनरल ने भेजे हैं, नए जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने भेजे हैं, यहाँ पे हमने तो एक्सटेंसिवली तकसीम की हैं और उसमें कोई जिस रूटीन की मार्केटिंग के तौर पे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा और भी। जी, जी। जी, जी, आप प्लीज गो अहेड। अच्छा, एक और इश्यू जो है, एक और हमारा हमें नज़र आता था कि जब हमने करतारपुर कॉरिडोर खोला, तो कनाडा, क्योंकि कनाडा में दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में सिख पॉपुलेशन जो है लोगों की, वो यूके और कनाडा में, कुछ लोग कहते हैं कनाडा में ज़्यादा हैं, कुछ कहते हैं यूके में, इक्वली गुड है, लाखों में की तादाद में है। तो एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कनाडा से रिलीजियस टूरिज़्म पे बूम आएगा, पाकिस्तान में रिलीजियस टूरिज़्म के उसमें काफ़ी डॉलर्स यहाँ से जाएँगे। उस पे कोई काम हुआ, नहीं हुआ? अगर नहीं हो रहा प्रॉपर या हम कोई नहीं बेहतर रिजल्ट दे सके, तो क्या रुकावटें क्या हैं और उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता है? उसमें काम तो बहुत हुआ। इटसेल्फ करतारपुर कॉरिडोर का बनना ही बहुत बड़ा काम था और जी। करतारपुर कॉरिडोर जब इनागुरेट किया गया, तो उसमें कनाडा से काफी सारे लोगों ने रिलीजियस टूरिज्म के अंडर उसमें पार्टिसिपेट किया, जाके अप्रिशिएट किया। ठीक है। लेकिन ये हुआ कि उसके 1 साल बाद फिर कोविड आ गया वहां भी। ठीक है। और वो कोविड ने और जहाँ बहुत सारी चीज़ों को मुतासिर किया, वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल को भी किया। हुँ, हुँ, हुँ। और उसमें हम हर दफ़ा ये कोशिश करते हैं कि 13 अप्रैल जो बैसाखी होती है, जी, बिल्कुल। या फिर अक्टूबर नवंबर में हसन अब्दाल में जो मुक़द्दस मकामात यहाँ से लोग पॉपुलेशन जाते के हैं। कुछ हिस्सों के लोग, हाँ, तो उनको फैसिलिटेट किया जाए। उनको अभी भी ये बात है कि अगर रिलीजियस टूरिज्म वाले जो जो जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप उनको कितने उसका एक दिनों के सेल्फ अंदर वीज़ा प्रोसीजर दे है। देते हैं? उनके अगर डॉक्यूमेंट मुकम्मल हों तो
उसी हफ्ते में मिल जाता है। अगर आपने आपने मंडे को अप्लाई किया तो फ्राइडे तक मिल जाता है, 5 दिनों में। अच्छा अच्छा अब्दुल हमीद साहब, हमारे लोगों का यहाँ रुझान देखा गया है यहाँ कि जी। हमारे ग्रुप बने हुए हैं जो यहाँ से हज पे और उम्रे पे और ज़ियारात पे ग्रुप लेके जाते हैं। कोई हमारे पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर्स या हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने कोई ऐसे टूर अरेंज किए हैं या ऑफिशियली टूर कंपनीज रजिस्टर कराई हैं कि जो यहाँ से सिख पिलग्रिम्स को लेके वहाँ पाकिस्तान लेके जा रहे हों, या आप उन्हें किस तरह इनकरेज करेंगे कि बाकी लोग अपने रजिस्टर कराएं टूर ऑपरेटर्स कंपनियां, और फिर यहाँ से डेलीगेशन और पूरे लोगों के उनके लेके ताइफे और ग्रुप जो है ज़ियारात के लिए लेके जाएं पाकिस्तान? असल में 2 चीज़ें ज़रूरी हैं इस तरह के प्रमोशन के लिए। एक तो ये कि जिस कम्युनिटी के ज़ायरीन उन्होंने ले जाने हैं, उसमें उनकी रूट्स हों, ठीक है, ताकि लोग उन पे ट्रस्ट करें कि एज़ ए फैसिलिटेटर। फिर दूसरी बात ये है कि वो उन्हें पाकिस्तान के बारे में मालूम हो कि किस तरह है, माहौल का पता हो। अगर वो खुद तो वो फिर उसमें उन्हें भी मसाइल होंगे। इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं वो सिख कम्युनिटी के अपने टूर ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, चूँकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपनी कम्युनिटी के लोगों को पर्सुएड कर लेते हैं। ठीक है, हमारी हमारी जो रियल तरजीह है वो ये है कि जब भी ख़्वाह वो किसी अप्लाई करे, जब भी कोई हमसे राब्ता करे तो हम उसको जल्द से जल्द वीज़ा दें। हमने इसके लिए रिलीजियस टूरिज़्म पे एक पूरा वेबिनार जिसमें हमारे बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स पाकिस्तान से 2-3 पीएचडीज़ थे, गंधारा सिविलाइज़ेशन पे उन्होंने हिस्सा लिया। फिर यहाँ से टूर ऑपरेटर्स भी थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया उसमें। कुछ गाइड थे बड़े लेजेंडरी, उन्होंने और इस पे हम बड़ी कन्वर्सेशन कर चुके हैं, और वो और उसमें काफ़ी सारे मसाइल पाकिस्तान में भी इसकी वजह से और कुछ मसाइल जो हैं वो कोविड की वजह से और कॉम्प्लेक्स हो गए थे। और ठीक है। मैं इस बात को उससे एग्री करता हूँ कि जो करतारपुर कॉरिडोर का पोटेंशियल है रिलीजियस टूरिज्म को अट्रैक्ट करने का, वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक और आपने जहाँ तक आपने रूट्स की बात की, रूट्स तो माशाल्लाह अब हमारी इतनी हो गई हैं कि हमने ब्रैम्पटन, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जो यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद में वहाँ सिख लोग रह रहे हैं, वहाँ ब्रैम्पटन सेंटर की सीट से हमने अपने शफ़कत अली साहब को मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट करा लिया। तो रूट्स तो अब हमारी बहुत अच्छी हैं। अब तो सिर्फ़ जो है आप थोड़ा-सा आपका ऑफ़िस उन्हें गाइड करे, हमारे लोग टूरिस्ट टूर ऑपरेटर्स कंपनियाँ रजिस्टर कराएँ और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके तो यहाँ से धड़ाधड़ अपने ग्रुप्स लेके जाएँ। उससे हम काफ़ी जनरेट कर सकते हैं अपने पाकिस्तान के लिए जो है फॉरेन एक्सचेंज, ये एक ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ों पे आपने बहुत काम किया, आपने वेबिनार्स कराए हैं। फेडरल आपका पाकिस्तान हाई कमीशन का इश्यू है, फेडरल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इश्यू है, लेकिन स्टिल आप एडवोकेसी कर रहे हैं हमारी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ से उस तादाद में क्यों नहीं आ रहे। मैं खुद एक यहाँ ओंटारियो गवर्नमेंट के कॉलेज में एज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। डेली एप्लीकेशंस देखता हूँ। जिस तादाद में हमारे नेक्स्ट डोर नेबर से, हमारे नेबरिंग कंट्री से इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं, एक मुहावरा होता है कि आटे में नमक के बराबर, तो हमारे पाकिस्तानी तो शायद आटे में नमक के बराबर भी नहीं आ रहे। और उसकी मेन रीज़न जो मैं समझता हूँ कि रुझान ही नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लोगों को एजुकेट करने की और बताने की ज़रूरत है कि कनाडा कितनी अच्छा डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ जब आके वो पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद उन्हें यहाँ से पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट मिलता है और फिर वही कन्वर्ट हो जाता है उनकी इमिग्रेशन में और ग्रीन कार्ड में और रेजिडेंट कार्ड में, और फिर यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है। तो वहाँ लोगों का रुझान ही नहीं है। वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के यूके के दरवाजे बंद हुए, तो बच्चे घरों में बैठ गए। यूके के दरवाजे दोबारा खुले हुए, तो फिर यूके की एप्लीकेशनें जा रही हैं धड़ाधड़। यहाँ कनाडा का रुझान उस तरह नहीं बन पा रहा। नाकाम हम कहाँ हो रहे हैं? हमारा हाई कमीशन, हमारे कॉन्सुलेट्स, हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग जो है वो उस तरह का रुझान नहीं पैदा कर सके अपनी पाकिस्तानी बच्चियों में कि वो यहाँ कनाडा आएँ, वीज़ा लगवाएँ और यहाँ पढ़ें। मैं आपसे एग्री करता हूँ।
इस मसले के मल्टीपल हैं एस्पेक्ट्स। तो इसमें मेन चीज ये है कि पाकिस्तान में वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश नहीं हो सका जो एक तालिब इल्म को, खास तौर पे एक मिडिल क्लास तालिब इल्म को और लोअर मिडिल क्लास तालिब इल्म को कॉलेज से कनेक्ट करता है और उसके दरमियान जितने भी मसाइल पेश आते हैं उस स्टूडेंट को, उनको दाखिले तक और इधर सेटल करने तक हल करता है। वो गाइडेंस कोई नहीं, उनकी जीरो गाइडेंस है वहाँ। सारे उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा जो होते हैं वो पहली चीज होता है कि एजुकेशन कंसल्टेंट्स हों, फिर जो स्टूडेंट कॉलेजेस गाइड करें कि तुम्हारा लेवल ये है, तुम्हारा स्कोर ये है, तो तुम्हें इस तरह के कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, तुम्हें इस तरह का स्टूडेंट ऐसे लिखना चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरा इशू जो है वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट वीजा फॉर्म फिल करने में और उस सारे प्रोसेस में मदद, अगर उन्हें बताएं कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम क्या है, एसडीएस क्या है, इससे इसके जरिए अप्लाई करने का फायदा क्या है। और फिर तीसरा जो इंस्टीट्यूशन वहां पे हमारे यहाँ कमजोर है वो लोन की अवेलेबिलिटी है फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। बिल्कुल, कि वहां पे अगर जो पहला $10,000 देना है डायरेक्ट स्ट्रीम के, अगर हमारे जो कमर्शियल वो कोई है कि उन बच्चों के वालदैन की जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी हो, खा घर है, खा जमीन है, उसको गारंटी में रखकर और वो कर्जा दे दें और बच्चे यहाँ पे काम करें और साथ पढ़ाई करें और वो कर्जा वापस कर दें, तो वो ये 3-4 चीजें हैं जो लैकिंग है। फिर उनका ये भी है कि पाकिस्तान का जो वीजा है वो प्रोसेस जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं होता, बिल्कुल सही, किसी और है, तो और वहां पे कोई उन्हें लोगों को तसब्बुब का भी इल्जामात लोग लगाते हैं, तो उस वजह से वो भी एक इशू है। तो ये 4-5 चीजें हल करने वाली हैं इसमें। फिर जो आखिरी बात की वो आपने की है सबसे पहले कर दी कि अगर ये सारे मसाइल हल हो भी जाएं तो जो टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है जो कनाडा में पिछले साल जिसने अप्लाई किया वो शायद 13,000, बिल्कुल सही, which is nothing from as compared to 200,000 of a neighboring country. बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो अच्छा, वो भी माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। जी जी, मैंने कहा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमारी कम्युनिटी के साथ इतना अरसा रहने के बाद अब आप ऑब्वियसली आपके जो नए आएंगे आपके बाद, उनके लिए तो आप ऑफिशियली नोट छोड़ के जाएंगे जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी और मजीद कौन कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के को आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या सुजेस्ट करेंगे, क्या उन्हें एक आखिरी आपका वाइज नोट होगा कि वो यहाँ अपना इमेज, माशाल्लाह हमारा इमेज बहुत अच्छा है, पहले मजीद अपने पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों को एज ए पाकिस्तानी कैनेडियन अपना इमेज बेहतर करने के लिए, फिर दोनों कंट्रीज का म्यूचुअल ट्रेड को एनहांस करने के लिए और मजीद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ लाने के लिए और दीगर जितने हमारे पाकिस्तानियों के साथ जुड़े हुए मसाइल हैं उसके हवाले से वो कहाँ कहाँ बेहतर कर सकते हैं अपने आप को, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और एक मैं चाहूंगा कि आप अपने टेन्योर के दौरान, ज़ाहिर है आपको हर वक्त लोगों की कॉलें आ रही होती हैं, मिल रहे होते हैं, बड़े बड़े दिलचस्प वाकयात भी होते हैं, कोई एक आध दिलचस्प वाकया भी हमें सुना दें हमारे लोगों के हवाले से, अगर कहीं कोई ऐसा यादगार वाकया जो आप यादगार के तौर पर सुनाना चाहते हो, हमारे इस इंटरव्यू में भी यादगार रहेगा, वो भी शेयर करें जरूर हमारे साथ। जी, कम्युनिटी के मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि हमारा इमेज जो है बहुत अच्छा है, हमारी कम्युनिटी बहुत मुहिब्बुल वतन है, कनाडा से भी मोहब्बत करती है, पाकिस्तान से भी मोहब्बत करती है, जिस तरह की सिर्फ एक चीज ज्यादा हेल्प, क्योंकि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो मैं ये कहूँगा कि यूनिटी इन द कम्युनिटी जो है ना वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही।
सारे मसाइल पे जब आपकी कम्युनिटी का कोई एक आदमी किसी भी रोल में प्रॉब्लम है, तो आप उसकी मदद करें खींचने की। आप उसको सपोर्ट करें। एक तो यूनिटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और जी। वो सिर्फ़ इसमें नहीं है कि सिर्फ़ पॉलिटिक्स की मैं नहीं बात कर रहा, मैं जिस भी फ़ील्ड में है कि आप अपने कंपैट्रियट को प्रमोट होता देखकर खुश हों, उसको उसके लिए क्लैपिंग करें। बिल्कुल वो सही। उसके लिए खुशी का इज़हार करें बजाय इसके ऑपोज़िट के। ये बहुत ज़रूरी है। अभी देखें ये मैं इसको लैक ऑफ यूनिट नहीं कनाडा में है। सिर्फ़ में पिछले साल की मैं बात बताता हूँ कि मैंने सुबह 6 बजे अपना 14 अगस्त का दिन शुरू किया और रात के 12 बजे खत्म किया। और वजह ये थी कि 8 प्रोग्राम थे जिन पे मैंने जाना था। एक मिल्टन में, एक हैमिल्टन में, एक मिसिसागा में, एक ब्रैम्पटन में, एक स्कार्बरो में, एक जी। और किसी जगह पे होगा। फिर मेरा अपना भी कॉन्सुलेट में भी था। तो जबकि न्यूयॉर्क में इस तरह होता है कि वहाँ पे सारे लोग मिलकर एक परेड निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही। और उस परेड में ये होता है कि उसमें फिर 8-10 हज़ार पाकिस्तानी आ भी जाता है। शहर के मेयर को भी पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी 8-10 हज़ार लोग जमा हुए हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसे कवर करता है फिर। मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर करता है बजाय इसके कि आप जो हैं वो किसी जगह 50 बैठे हैं, किसी जगह 100 बैठे हैं और आपने ये बनाया हुआ कि मैं उन्हें चूँकि मेरे यहाँ जी पिछले 20 साल से इस तरह हो रही है, तो जी। लिहाज़ा हमारी 20 साल की ट्रेडिशन खत्म हो जाएगी। हुँ, हुँ। तो वो उसकी बजाय आप किसी एक जगह मिल के और उस जो मिलने का अमल है, उससे जब आप मिलेंगे सारे मुख्तलिफ शहरों के लोग, आपको हो सकता है 2 घंटे का सफ़र करना पड़े उस मुश्तरका मकाम पे पहुँचने के लिए, जी। जो आपने वो कोई हर्ज नहीं है अगर साल में 1 दफ़ा वो आप कर लें। लेकिन वो आपकी कम्युनिटी का इमेज बहुत इम्प्रूव करेगा और वो बहुत इम्प्रूव करेगा। मैंने बहुत देखा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो जहाँ कहीं डोनेशन का मौका आता है, ख़्वाह वो पाकिस्तान में हो या कनाडा में हो, उसमें भरपूर बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और पाकिस्तान में तो है ही हैं द सिटीज़न फाउंडेशन, इंडस हॉस्पिटल, जी। चिल्ड्रन फाउंडेशन, ये इनके जो डोनर हैं यहाँ पे, वो इतने इफ़ेक्टिव हैं जी। कि जब भी मैं देखता हूँ उनको तो बड़ा फ़ख्र होता है उन पे कि ये लोग पाकिस्तान का इतना दर्द रखते हैं और ये ऑर्गनाइज़ेशंस मतलब इंडस हॉस्पिटल और सिटीज़न फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं पाकिस्तान। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो इसी तरह आज मैं गया मार्खम हॉस्पिटल में, जी। तो वहाँ पे पाकिस्तान ओरिजिन कैनेडियंस ने ऑर्थोपेडिक वार्ड वार्ड जो है पूरा वो फाइनेंस किया हुआ, बिल्कुल। उसको किया हुआ। ये आज एक और छोटी-सी प्लेट को जो उन्होंने अनवील किया वो एक सर्जरी के कमरे का सर्जरी वार्ड में एक कमरे को फाइनेंस किया एंडी मर्चेंट ने, जो अच्छा। हमारे पुराने पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के पुराने प्रेज़िडेंट होते थे। बिल्कुल। और एक फिर वाक़या मैंने हिस्सा लिया। खालिद उस्मान साहब का बड़ा उसमें रोल है। जी। वाक़यात कई हैं, मसलन कुछ वाक़यात हैं जो मैं नहीं सुनाऊँगा कि मैंने एक ऐसा तजुर्बा किया यहाँ पे कि जब यहाँ पे लोगों को कोविड के टाइम में एक्सेस का इश्यू था, तो मैंने अपना सेल फ़ोन जो है वो सोशल मीडिया पे दे दिया। पब्लिक कर दिया आपने। पब्लिक कर दिया, फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, जो कोई ईद वाले दिन भी कॉल कर सकता है, रात के 1:30 बजे भी कर सकता है। तो उसमें बड़े अच्छी-अच्छी इंटरेस्टिंग कॉल्स आती थी और वो उसमें बड़े अच्छे-अच्छे ऐसे वाक़यात कई सुनाए जा सकते हैं। लेकिन वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद और मेमोरेबल कॉल्स हैं, वो उस वक़्त आई जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कुछ इधर फंस गए। अच्छा। अ
ये 2020 की बात है। जी कुछ ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स नहीं भी थे और वो विजिटर वीजा पे आए हुए थे और फ्लाइट्स जो हैं वो बंद हो गई और उनके पास पैसे भी खत्म हो गए, होटल से भी निकल गए जी और बच्चे जो हैं वो डॉर्मेट्री से निकल गए जी और वो घर भी नहीं जा सकते थे ठीक। और वो अदरवाइज मुअज़्ज़ज़ लोग थे। हम्म। तो उन्होंने हेल्प के लिए आपको एक से ज्यादा उस वक्त एक से ज्यादा कॉल्स आई मुझे कि जी आप हमें बताएं। मैंने किसी तरह इसे एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर दिया अच्छा कि ये इस तरह हो रहा है, तो मुझे कॉल्स आई जी आप हमें बताएं हम उन लोग और आप एक साहब ने ये कहा जी कि मैं उन लोगों की मैंने कहा बच्चों की मदद करनी तो उसने कहा जी कि को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मदद कर रहा हूँ। मतलब वो आमतौर पे तो ये समझा जाता है ना कि वो अपने आप को शो ऑफ के जी लिए नौकरी के लिए बिल्कुल बताते हैं, बल्कि मुझे वो ये कहना चाहता था कि नहीं भई हमें हमारा पता नहीं चलना चाहिए लेकिन हम हेल्प करते हैं। हम्म। थोड़ा-सा मुश्किल था कि भई वो कि मैं उनसे पैसे लेकर आगे दूँ। मैंने कहा जी नहीं वो पैसे आपको खुद मेरे लिए ऑडिट का मसला होगा आप बिल्कुल तो सही। उनका so that was the highest moment हम्म during COVID period when हम्म people were ready to help others anonymous and they were calling me to extend that assistance. हम्म तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रूटीन में जब किसी को फंड रेजिंग होती है तो वो लोग कॉल करते हैं। बिल्कुल ये यहाँ पे जो मदद करने वाले थे वो कॉल कर रहे थे कि हम किस तरह मदद कर सकते हैं और बहुत मूविंग फिर उन पेरेंट्स के जो मुझे ईमेल्स आई पाकिस्तान से जी जब वो कोविड से वो फ्लाइट मिल गई चली गई वो ईमेल मैंने फॉरवर्ड की उन जी आपने जिन तो मेरा ख्याल है कि दैट वाज द हाईएस्ट मोमेंट ऑफ माय स्टे हियर जी चलें ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल हमीद साहब। वी विश यू गुड लक और आप एनडीयू के कोर्स करके उसके बाद वापस वजारत खारजा जाएं और फिर उसके बाद इसी तरह ये खिदमत का सफ़र आपका जारी रहे। आपके साथ बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ रहेंगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। नाज़रीन कराम, ये थे हमारे आउट गोइंग कौंसल जनरल बराए टोरंटो जनाब अब्दुल हमीद साहब। अब ये यहाँ अपना टेन्योर पूरा करके वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद। आपने इनका इंटरव्यू सुना, इनकी गुफ्तगू सुनी। मैंने कोशिश की कि तमाम एरियाज को कवर करें। इनका आखिरी जो बात इन्होंने पते की बात मेरे और आप सबके समझने और उस पर अमल करने वाली जो इन्होंने बात दी, एक बड़े भाई के तौर पर, एक रहनुमा के तौर पर, एक फादरली फिक्र के तौर पर और एक हमारी कम्युनिटी के एक निगरान और निगहबान के तौर पर इन्होंने 3 साल अपने यहाँ क़याम के दौरान इन्होंने महसूस की। इन्होंने कहा कि मुझे कोई गिला शिकवा नहीं कि आपकी कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है, यूनिटी है, लेकिन उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। आप अपने दरमियान मजीद कम्युनिटी में यूनिटी पैदा करें, एक दूसरे को फलता फूलता देखते हुए तालियां बजाना सीखें, एक दूसरे की उसको बकअप करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना और एक दूसरे की हौसला अफजाई करना सीखें। मेरे ख्याल में यही मैसेज है आज हमारे 12वां खिलाड़ी की तरफ से और मेरी ख्वाहिश होगी कि अभी नए आने वाले कौंसल जनरल से जब उनके 3 साल का टेन्योर पूरा होगा यहाँ और उनसे जाते हुए जब मैं उनसे पूछूंगा तो उम्मीद है ये उनकी एडवाइस नहीं होगी, कुछ इससे आगे बढ़ेंगे। और ये इसी तरह मुमकिन है जब मैं और आप हम अपने अपने अमल में, अपने अपनी सोच में, अपने इक़दामात में और अपने कामों में, अपने अमाल में बेहतरी लाएंगे। और उसके लिए मैं हमेशा अपना प्रोग्राम क्लोज साइन अप करने के लिए के बाद यही कहता हूँ कि अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का इसी तरह ख्याल रखें जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते एक और मौजूद मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।